हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 31। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। तो दोस्तों, ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रयोजनवाद की विशेषताएँ। प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शिक्षा जीवन के रूप में। प्रयोजनवाद की धारणा है कि परंपरागत शिक्षा निष्क्रिय तथा इसमें कोई जीवन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो प्रयोजनवादी विचारक हैं उनका कहना है कि जो परंपरागत शिक्षा है वो बालकों के लिए उनको निष्क्रिय करती है, बल्कि कह सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर क्रिया के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से बालक शिक्षा प्राप्त करे तो वो जो शिक्षा होगी वो इसके लिए सक्रियता लाएगी और साथ ही साथ वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएगा। इस विचारधारा के अनुसार जीवन की जो क्रिया है उसी के माध्यम से बालक सीखता है। बालक सच्चा ज्ञान केवल क्रिया के ही माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 2, शिक्षा विकास के रूप में। प्रयोजनवाद के अनुसार समाज परिवर्तन की अवस्था में है। इस परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो प्रयोजनवाद है वो कहता है कि जो समाज है वो परिवर्तनशील है। तो जिस तरह से समाज परिवर्तित हो रहा है उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तित होनी चाहिए। परंपरागत शिक्षा प्रणाली को नहीं रखना चाहिए। 50 से 60 वर्ष पहले समाज का विकास इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। अतः अब विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आज के 20 वर्ष पश्चात मानव जीवन तथा समाज की जो दशा है वो क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो समाज इतना तीव्र वृद्धि कर रहा है, इतनी तीव्र गति से परिवर्तन कर रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है, कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, ऐसी स्थिति में बालक को शताब्दियों पुरानी परंपरा के अनुसार शिक्षित करने में कोई लाभ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बात का सेंस ये है कि जिस तरह से हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि 20 साल बाद किस तरह की जो परिवर्तन होंगे वो रहेंगे, तो इसी तरह से अगर हम परंपरागत रूप से पहले की शिक्षा व्यवस्था को रखेंगे तो कहीं ना कहीं बालक जो वर्तमान से सामंजस्य बैठाने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि जो वर्तमान का समाज है वो कुछ और है और जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पुरानी होने की वजह से उसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। इस वजह से यहाँ पर हम देखेंगे, क्रिया के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था का एक तरह से विरोध करना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अतः प्रयोजनवाद पूर्व निश्चित सिद्धांतों तथा अंतिम सत्य का खंडन करते हुए इस बात पर बल देता है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं अपितु शिक्षा बालक के लिए है। यहाँ पर बालक को केंद्र माना गया है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर बल्कि क्या कह रहे हैं कि बालक के शिक्षा के लिए नहीं है अपितु शिक्षा बालक के लिए है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा उस रूप में होनी चाहिए जो बालक के वर्तमान को जोड़े। तो यहाँ पर हम देखें, अतः सच्ची शिक्षा वही है जो बालक का पूर्ण रूप से विकास करे। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 3 पे। शिक्षा निरंतर अनुभव के पुनर्निर्माण के रूप में। तो यहाँ पर हम देखें, जो अनुभव बालक प्राप्त करता है अपने वर्तमान से, उन्हीं अनुभवों का पुनर्निर्माण करता है शिक्षा के माध्यम से। अनुभव के माध्यम से, वो प्रयोगों के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। और इस यहाँ पर हम देखें, जो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ विकास है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान। इस वाद के समर्थकों का दृढ़ विश्वास है कि ज्ञान पूर्व निश्चित नहीं होता है अपितु यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज्ञान है वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आज के 20 साल का ज्ञान कुछ अलग होगा, इसीलिए भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि इतनी तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में,
तो उस वजह से भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, अपितु यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अतः प्रयोजनवादी ज्ञान के लिए ज्ञान का खंडन करते हुए बालक के मस्तिष्क में पुस्तकीय ज्ञान को बलपूर्वक ढूंढने का विरोध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, पुस्तकीय ज्ञान का मतलब जो बालक को एक तरह से रटने रटाने वाली बात यहाँ पर बिल्कुल मना की गई है, और बालक स्वयं क्रिया के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से अपनी जो ज्ञान क्षमता है उसकी वृद्धि करे। और जो मनुष्य पुस्तकीय ज्ञान को बलपूर्वक बालक में ढूंढने का जो प्रयत्न करता है वो उसके विरोध करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि सच्चा ज्ञान उसके अनुभव द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जो सदैव वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एक से दूसरे अनुभव होते हैं और दूसरे से अनेक। इस प्रकार विभिन्न अनुभवों से बालक के ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। अनुभव की वृद्धि से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसके आधार पर वह अधिक अनुभव प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो बालक अपने अनुभव से ही, अनुभव में जितनी ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर व्यवहार परिवर्तन होगा और जिसके आधार पर वह अधिक अनुभव प्राप्त करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा, नंबर 3 था शिक्षा निरंतर अनुभव के पूर्ण निर्माण के रूप में कार्य करती है। तो अब हम देखते हैं नंबर 4, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो दोस्तों शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, जिस तरह से समाज होगा शिक्षा भी उसी तरह से इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर हम देखें, प्रयोजनवाद के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसका समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना उसका अपने परिवार से समाज में रहते हुए वह नाना प्रकार के अनुभवों द्वारा पुस्तकों की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समाज, जो सामाजिक, चूँकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो उसका समाज के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि वो समाज के माध्यम से ही जो अपना क्रियाकलाप है वो भी करता है, साथ ही लोगों से वार्तालाप करना या फिर अपनी क्रियाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, ये उसका समाज से ही उसने सीखा है। तो यहाँ पर हम देखें, उसका अपने परिवार से समाज में रहते हुए वह नाना प्रकार के अनुभवों द्वारा पुस्तक की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों जितना वो पुस्तक से ज्ञान प्राप्त नहीं करता उससे अधिक वो अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर सीखता है। तो यहाँ पर प्रयोजनवाद के अनुसार बालक के शिक्षा समाज के माध्यम से होनी चाहिए। तो जिस तरह से चूँकि समाज में रहकर ये बालक सीखता है और समाज के माध्यम से वो अपनी भाषाओं का ज्ञान, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो उसका ज्ञान है वो अब उसके पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा सामाजिक ज्ञान उसके अंदर ज़्यादा होता था। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक की शिक्षा समाज के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे उसमें सामाजिक गुण विकसित हो सके तथा वह सफल जीवन व्यतीत कर सके। अब हम देखते हैं नंबर 5 है, यहाँ पर आज का युग जनतंत्र का युग है। इस युग में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी के रूप में, तो दोस्तों शिक्षा एक पर्टिकुलर राज्य की जिम्मेदारी भी है कि उस राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने जो भी राज्य में व्यक्ति रहते हैं उन सारे व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था करे। और साथ ही यहाँ पर हम देखें, इस युग में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः बालक की शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो बालक अशिक्षित ही रह जाएंगे। तो दोस्तों यही कारण होता है कि जिन राज्यों में शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनतंत्र असफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो व्यक्ति की सफलता में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि जब उसे नॉलेज रहेगा तभी वो उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा, और बिना शिक्षा के तो वो एक तरह से जो जनतंत्र होगा उस राज्य का वो असफल हो जाएगा। इसलिए प्रयोजनवाद इस बात पर बल देता है कि
वर्तमान जनतांत्रिक युग में राज्य को बालक की शिक्षा संबंधी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। तो यही रीजन है कि किसी भी राज्य को विकसित बनाने के लिए उसकी जो शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले उसको सुदृढ़ करना पड़ता है। और यही रीजन है कि जो राज्य हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं शिक्षा के लिए। और यहाँ पर हम देखें जिससे उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके और वह भावी जीवन में आने वाली समस्त चुनौतियों का सामना कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें शिक्षा ना केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बल्कि राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए भी बहुत ज़्यादा हितकर है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से सुन और समझ सकता है, देख सकता है, वो उसके बारे में तर्क कर सकता है। लेकिन जब वो शिक्षित नहीं होगा तो वो उतनी ज़्यादा उसके अंदर तर्क क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता। और इस तरह से अगर शिक्षा पूरे जन में नहीं रहेगी तो पूरा जन शिक्षित होगा तो एक तरह से वो प्रभाव पूरे राष्ट्र, पूरे देश पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही रीजन है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य देखें तो अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। तो दोस्तों इस तरह से शिक्षा जो हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं उसका डट कर मुकाबला करती है। शिक्षा का मतलब है एक तरह से ज्ञान जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है, हमें हमारे दायित्वों का बोध कराता है और हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।